अगले 5 से 50 साल जितनी बैंकिंग आपको नजर आएगी वो डिजिटल बैंकिंग होगी। आई स्टडीड देयर एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन सिटी बैंक। एचबीएल माइक्रोफाइनेंस जो है, आई ज्वाइंड दैट इन 2017 एंड टिल 2022 आई वॉज द चीफ डिजिटल ऑफिसर। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक परसेप्शन है, मोबाइल ऐप है, वी हैव इट, नॉट ओनली वी हैव इट बट आज के दिन में हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 1.9 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं ऑन दी मोबाइल ऐप। देखिए, चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में होते हैं। जो डिजिटल बैंक है दैट्स अ टोटली न्यू डोमेन। परसेप्शन इज समथिंग एल्स, और जो आप रियलिटी में आते हैं तो वो कुछ और होता है। Assalamualaikum ji, this is Kamal Masroor with another episode of CXO podcast, Talk of the Town. Today we have an amazing guest जिनका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट बैंक्स में काम करते हुए गुजरा है। पहले वो PTA में थे एंड देन MCB, Finca एंड देन HBL Microfinance and now he is serving in National Bank. सोहेल मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक बड़ा एक लॉन्ग जर्नी है वर्किंग विद द बैंकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज गुड टू नो कि आपने ज़्यादातर इस्लामाबाद में काम किया है। सर, जो अर्ली आपका कैरियर था, आपकी एजुकेशन और फिर आपका जो अर्ली स्टेज में आपने ज्वाइनिंग की विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेज लाइफ, ये थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली हमें बताएं। जी, बेसिकली जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, आई बेसिकली बिलोंग टू मियाँ वाली के साथ एक छोटा सा शहर है नवा झंडा वाला। अच्छा। आई बिलोंग टू देयर। आई केम Islamabad 1998. I studied there and then I started working in Citibank. Citibank credit card sales I started, और उसके बाद आई ज्वाइंड पाकनेट लिमिटेड, एक PTCL की सब्सिडी थी जो कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से डील करती थी। PTCL के साथ मैंने काम किया। फिर उसके बाद आई मूव बैक टू लाहौर इन 2008 इन वतीन टेलीकॉम। और अर्ली एजुकेशन आपकी उधर इस्लामाबाद में? इससे अच्छा। पहले अपने गांव की है। Okay. उसके बाद मैंने MBA जो है वो इस्लामाबाद से किया। अच्छा अच्छा देन आई स्टार्टेड वर्किंग, और फिर 2008 में आई मूव टू लाहौर। आई ज्वाइंट वतीन टेलीकॉम, अबू धाबी ग्रुप की एक कंपनी है। उसके बाद आई वर्क फॉर DVCom, एक और LDI ऑपरेटर था। PTA के साथ जो एज कंसल्टेंट काम मैंने किया है वो किया है 2009 से लेके एंड 2000 आई बिलीव 13 या 14 तक। देन इन 2012 आई मूव बैक टू बैंकिंग इन MCB। एक्चुअली ये वो दौर था जब बैंक्स जो हैं वो मोबाइल ऐप्स के ऊपर और ब्रांचलेस बैंकिंग के ऊपर, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर काम बड़ा एक्टिवली कर रहे थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर पीपल जिनके पास टेलको का और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल बैंकर्स हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हैं फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स वो कन्वेंशनल बैंक्स का ही वो नहीं है। तो इस तरह से वो एक क्रॉस मैच लोग देख रहे थे। तो सो आई ज्वाइंड MCB। I was head branchless banking in MCB when I left, and I joined Finca as head digital banking. उसके बाद मैं HBL Microfinance जो है, I joined that in 2017 and till 2022 I was the chief digital officer. Okay. And in 2022 I joined National Bank as head digital governance, और in between from October 2023 till September October 2024 आई वॉज एक्टिंग चीफ डिजिटल ऑफिसर, और अभी मैं वहाँ पे एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, और डिजिटल गवर्नेंस जो है वो मैं देखता हूँ उसकी। सो टिपिकली डिजिटल गवर्नेंस किस एरिया को जो है वो, मतलब फॉर माय अंडरस्टैंडिंग वो क्या है एरिया जो बैंकिंग में स्पेशली होता है? देखिए, जो गवर्नेंस है ना, दैट इज़ ऑब्वियसली अ की पार्ट ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टिविटी। आप कुछ कोई भी काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो गवर्नेंस का काम है वो मेक श्योर करना कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी चाहे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी मेट हो रही हैं या नहीं हो रही। व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, आप कोई सर्विस बना रहे हैं, आप कोई प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, आप कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो वो जो जितनी भी उसके इर्द गिर्द एक कंट्रोल्स का इन्वायरमेंट है वो इंटैक्ट होना चाहिए। ये गवर्नेंस का काम है। तो दैट इंक्लूड्स दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस के, ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं इसके ऊपर रेगुलेटर क्या कहता है, लॉज क्या कहते हैं। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एंगल्स हैं कि जी
अब कल को कस्टमर का डेटा लीक ना हो जाए, ये वाला एंगल हो गया। फिर इस तरह से जो उसके इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो उसकी अप्रूवल मैकेनिज्म, वो सारा, तो ये सारी जो चीज़ें आप जब मिलाते हैं तो इनको आप डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। तो ये वाली फील्ड है जो कि मैं डिजिटल बैंकिंग। सही सही। अच्छा, जैसे शुरू में लोगों के जो नॉर्मल लोग मासेस की मैं बात करूँगा कि वो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं या इस तरफ जाएं, नेशनल बैंक थोड़ा सा क्योंकि वो एक हमारा सरकारी नौइयत का है। तो बट कॉर्पोरेट में तो हमें पता है कि आप लोगों की माशाल्लाह जो कंप्लाइंसेस हैं, जो जर्नी है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अमीन मांझी साहब का भी वो किया था, तो इट वाज अमेजिंग टू नो कि जी नेशनल बैंक अंदर से इतना सारा काम कर रहा है। सो व्हाट आर दोज एरियाज़ जहाँ पे आप ये कहते हैं कि यार हाँ, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में वी आर अहेड, हम ये चीज़ों में काम कर रहे हैं। दिस इज़ द रॉन्ग परसेप्शन कि जी वो नेशनल बैंक को वैसे ही एक कहा गया है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग आपका पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रांग होगा, कि आपके एरियाज़ ऑफ वर्किंग भी बहुत सारे होंगे नेशनल बैंक में, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा वुड लाइक टू नो। असल में देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक परसेप्शन है, परसेप्शन इज़ समथिंग एल्स, और जो आप रियलिटी में आते हैं तो वो कुछ और होता है। अगर हम नेशनल बैंक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत काम हो रहा है, अभी भी बहुत काम हो रहा है। लाइक मैं जनरल पब्लिक से जब आप बात करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, गैदरिंग्स में, तो वहाँ पे बीइंग अ स्टेट ओन्ड एंटिटी, ऑब्वियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, तो लोग उसको इसलिए इस तरह से देख रहे होते हैं बिकॉज उनका रिलेशनशिप, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपसे मेरी बात हो रही तो आपका मे बी नेशनल बैंक के साथ रिलेशनशिप नहीं है, यू डोंट हैव एन अकाउंट विद नेशनल बैंक, या आप नेशनल बैंक के यूज़र नहीं है। हाँ, तो हमने वो पुराना परसेप्शन ही ज़हन में वही लिया रखा हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज एक बड़ी सिंपल पाकिस्तानी कौम की आदत है कि जैसे ही हम होंडा सिविक लेते हैं तो हमें लगता है कि GLI अब बिकना बंद हो गई, अब हर बंदा होंडा सिविक चला रहा है। जब हम फॉर्चूनर लेते हैं तो हम समझते हैं यार अब होंडा सिविक भी बिकना बंद हो गई, हर बंदा फॉर्चूनर चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर जो बैंक है उसकी एक टारगेट मार्केट है। ऑब्वियसली बीइंग स्टेट एंटिटी, हमारी जो टारगेट मार्केट है, जो हमारा क्लाइंटल है, वो बहुत मासेज है, बहुत बड़ी क्लाइंटल है जो नेशनल बैंक के पास है। नेशनल बैंक के पास अल्हम्दुलिल्लाह यू नेम इट वी हैव इट। लाइक आज के दिन में अगर आप डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो आपके पास मोबाइल ऐप है, वी हैव इट। नॉट ओनली वी हैव इट, बट आज के दिन में हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेट 1.9 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं ऑन दी मोबाइल ऐप। अच्छा, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपका मोर देन मिलियन कस्टमर एक्टिव है जो आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं मोबाइल ऐप की रेटिंग की बात करूं तो हम इस वक्त एंड्रॉयड स्टोर के ऊपर कोई 4.7 या 4.8 रेटेड है, और iOS के ऊपर 4.4 रेटेड है। अच्छा, दैट्स वन ऑफ दी हाँ, ये तो मोस्ट फेवरेट ऐप इन दी इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं फीचर्स की बात करूं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट और नीड पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो ऐसी कोई सर्विस मुझे नज़र नहीं आती जो कि नेशनल बैंक की मोबाइल ऐप में अवेलेबल ना हो और कस्टमर को उसके लिए कहीं वॉक इन करना पड़ता हो। आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस ले लें, आपने बच्चों की स्कूल फ़ी पे करनी है, आपने बिजली गैस पानी के बिल पे करने हैं, आपने टॉपअप करना है, किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से पैसे मंगवाने हैं, एवरीथिंग यू नेम इट वी हैव इट। सही। तो वो परसेप्शन जो उस कस्टमर के लिए है जिसका अकाउंट नेशनल बैंक में नहीं है, वर्सेस वो कस्टमर जो नेशनल बैंक के पास अकाउंट होल्डर है या हमारी सर्विसेज यूज़ करे, दोनों के परसेप्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑब्वियसली थोड़ा लेट एंट्रेंट है नेशनल बैंक, लाइक बाकी बैंकों की तरह अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 साल के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। हाउएवर नेशनल बैंक इज़ ऑलवेज इन द डिजिटल फील्ड। थोड़ा सा स्लो पेस ज़रूर था, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और अभी आप अगले सालों में देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट को कम्पीट करने के लिए अपने आप को मार्केट में ये जो सोहेल भाई, ये जो पेंशन का प्रोसेस है स्पेशली, इसको कहीं आप प्लान कर रहे हैं डिजिटल करने का? देखिए, आज भी जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके पास डेबिट कार्ड्स अवेलेबल हैं, अच्छा, मोबाइल ऐप अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है एक ह्यूमन साइकी का फैक्टर भी होता है। हाँ, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही लव्स पेइंग बिल्स एट द ब्रांच। मैंने एक दिन उनको समझाने की कोशिश की कि जी आपको बिल्स मोबाइल ऐप से पे करने चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जब मैं ब्रांच में जाता हूँ ना, तो वो जो ब्रांच मैनेजर है वो मुझे बाहर आके मिलता है, मुझे अपने कमरे में ले जाता है, मुझे कॉफ़ी पिलाता है, मेरे साथ गपशप करता है।
तो क्या आपकी मोबाइल ऐप ये सब कुछ देती है? तो वो एक पर्सनल टच जो होता है ना, जो आप सीनियर जो लोग होते हैं उनका, तो वो उसको मिस करते हैं। हाँ, वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन रहती है। दे वॉन्ट टू वॉक इन टू अ ब्रांच, ताकि यार वहाँ पे 4 लोगों से गपशप हो जाएगी। बट एज फार एज द बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज आर कंसर्न या उनकी नीड्स आर कंसर्न, एवरीथिंग इज अवेलेबल। लाइक आपकी पेंशन आई है, आपने डेबिट कार्ड से निकालनी है, आपने किसी को ट्रांसफर करनी है, यू कैन डू इट। अब पहले तो ये होता था ना कि आपको आना है फिजिकली एंड देन यू वही वही नीड टू वही मैं बता रहा हूँ कि साइन। वो एक पूरा फैक्टर है जो एक ज़्यादा ह्यूमन साइकी से रिलेट करता है, रादर देन कि आप कहें कि यार मेरे पास चूंकि ये सर्विस नहीं है तो मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा नहीं है। दैट्स अ बिग फैक्टर। सही। सो अगेन क्योंकि पोर्टफोलियो आपका बड़ा है, अगेन मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैनेज करना है। ओवरऑल आपने एक टेन्योर देखा है, अभी हम उसकी भी बात कर रहे थे कि जो डिजिटल लाइसेंसेस मिले हैं 5 एंटिटीज़ को, और इसके अलावा हमारा एक फिनटेक का एक बहुत बड़ा एरिया है, एंड देन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन टूवर्ड्स अदर बैंक्स आर डूइंग, स्टिल हमारे पास काफ़ी बड़ा एक पोटेंशियल है, एक बहुत बड़ा गैप है जो कि अनबैंक्ड है, जिसने बैंक की तरफ जाना है। ये ओवरऑल जो आपने जर्नी बाय टाइम ये देखा, बिकॉज इनिशियली आप टेलीकॉम सेक्टर में थे, उसके बाद फिर आप बैंकिंग में आए, तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर का आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, और अभी आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं ओवरऑल? आपने पीछे भी देखा, क्या कहीं पे हम लोगों ने कोई चीज़ बैंड वैगन है मिस की है, या आप ये कह रहे हैं कि वी आर ऑन अ राइट डायरेक्शन, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें, क्योंकि अभी मैं और बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा कि हमें उसकी डिजिटलाइजेशन पे हम कितना फोकस करें, तो ओवर टू यू। देखिए माशाल्लाह पाकिस्तानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, अगर आप को वो दिन याद हो जब लैंडलाइन फ़ोन्स घरों में होते थे, विदाउट CLI। एग्जैक्टली विदाउट CLI होते थे, और उससे भी थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो आपको एक्चुअली ऑपरेटर को कहना अब होता था कि यार फलां नंबर मुझे मिला दें, वो कॉल आपको मिला के देता। फिर अचानक से आता है 2006, 2007, 2008, और आप एक STD फ़ोन से उठ के एक GSM फ़ोन पे आ जाते हैं। आप पूरी दुनिया में जो इवॉल्व हुई हैं टेलीकॉम कंपनीज, उनको आप देखेंगे तो वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं, लाइक आहिस्ता 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 वहाँ पे। लेकिन आपने एक बड़ा जंप शिफ्ट किया देखा है, हाँ बिल्कुल कि सही। आपने 2005 में आप एनालॉग फ़ोन पे थे और अचानक आपके हाथ में GSM आ गया, और फिर वो GSM इतनी तेज़ी से ग्रो किया कि 2012-2013 के अंदर आपके पास 3G की बातें होनी शुरू हो गई, और अभी आप 2024 में और आप 5G 6G की बातें कर रहे हैं। सेम गोज़ विद फाइनेंशियल इंडस्ट्री, कि अगर आप देखें तो 2009 वाज द ईयर जहाँ पे नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक ने कंसीव किया ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंस, बिकॉज दे फेल्ट, ऑब्वियसली जो अफ्रीका है वो ब्रांचलेस बैंकिंग का आप यूँ समझ लें कि गढ़ कह लें या उनका फोर फादर्स कह लें कि उन्होंने इसको बड़ी सक्सेसफुली चलाया और पेनिट्रेट किया। तो 2009 में जब ब्रांचलेस का लाइसेंस मिला तो 2 बैंक्स थे, एक इजी पैसा और एक MCB ब्रांचलेस में। ब्रांचलेस में। ठीक है। तो ये 2 सबसे पहले लाइसेंस होल्डर थे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आज आप बात करें तो तकरीबन आपके पास 9 से 10 टोटल वॉलेट्स हैं ब्रांचलेस बैंकिंग, जिनमें से 3 पे मैंने काम किया हुआ है। ओह अच्छा। MCB, फिनका और HPL बैंक। वेरी नाइस। और अभी इंशाल्लाह नेशनल बैंक का भी चौथा वॉलेट पे हम काम nice. शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके ऊपर अगर आप देखें 2009 में लाइसेंस मिले और 2000 आई बिलीव 11 या 12 में पायलट और फिर कमर्शियल लॉन्च की तरफ आए दोनों एंटिटीज़। बट अगर आप थोड़ी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वॉलेट पे काम करता हुआ आपको सबसे पहले MCB नज़र आएगा। लाइक इजी पैसा की अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा लें तो 2015-16 तक द इंटायर फोकस वाज ऑन द एजेंट नेटवर्क, कि आपने मनी सेंडिंग रिसीविंग वहाँ ज़्यादा फोकस था, वॉलेट की तरफ फोकस ऑब्वियसली था लेकिन वॉलेट की तरफ फोकस कम था। लाइक उनकी मोबाइल ऐप भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मोबाइल ऐप कब आई और MCB की मोबाइल ऐप कब थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसने फिर और राहें खोली, फिर बाकी लोग भी मोबाइल ब्रांचलेस बैंकिंग के अंदर एंटर हुए। आज के दिन में तकरीबन 9-10 प्लेयर्स हैं ब्रांचलेस बैंकिंग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत काम किया। आज के दिन में फाइनेंशियल इंक्लूजन की सिचुएशन आपको यहाँ से नज़र आती है कि आप कहीं गली मोहल्ले में जाते हैं तो प्लम्बर ने भी अपना नंबर लिख के लगाया होता है, उसकी दुकान कोई नहीं होता, बिकॉज ये न्यू कि मुझे व्हाट्सएप पे लोग कॉल करेंगे, मैं वहाँ जाके काम करूँगा और पैसे मुझे वो ट्रांसफ़र कर देंगे, वॉलेट में दे देंगे, जायज़ कैश में दे देंगे। और जब से रास्ता आया तो अब तो दुनिया और चेंज हो गई।
अब आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा अकाउंट कहाँ है, आपने सिर्फ अपना मोबाइल रास्त नंबर आईडी बताना देते हैं आप। है, रास्त से फेच करके वो जो भी उसका अकाउंट होगा वहाँ पे वो ट्रांसफर कर। तो ये सारे का सारा जो चेंज है, ये जो सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इसको कंसीव किया, फॉलो अप किया और ड्राइव करवाया। और फिर बहुत बड़ा हाथ है उन बैंकों का जिन्होंने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव पे काम किया। और अभी भी इंशाल्लाह आगे भी बहुत काम होने वाला है। अभी अगर आप देखें तो जो कस्टमर डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, उसके ऊपर स्टेट बैंक ने बड़ा काम करवाया है हर बैंक से। तो अब आप घर बैठे हुए किसी भी बैंक का कोई भी टाइप का अकाउंट खोल सकते हैं। इवन आप अमेरिका बैठे हुए पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट ना सिर्फ खोल सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितना काम फाइनेंशियल एक्सेस के ऊपर हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर हुआ है, बाकी इसकी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी आपको बहुत कम जगहों में मिलेंगी। ओके, सो ये जो हमारा दूसरा एक प्रोसेस है KYC का, ये जब हम बैंक में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जी अच्छा लेटर हेड पे लिख के दे दें, और सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत ही हमारा वेग सा प्रोसेस है, एंड देन वी नीड अ स्टैम्प। एंड कुछ बैंक्स ने तो खैर वो ये भी किया है कि वो ऑफिस की पिक्चर्स भी जाके खींच लेते हैं, बट अब तो कोवर्किंग स्पेसेस का ज़माना है और लोग जो हैं वो हाइब्रिड काम करते हैं, या ऐसे बहुत सारे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये बहुत सारे लोगों ने बाहर कंपनीज खोली हुई हैं। सो ये KYC को कहीं डिजिटाइज होते हुए देख रहे हैं आप, या हो रहा है? देखिए बहुत हद तक ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप जब डिजिटली अकाउंट ओपन करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट डिजिटल जर्नी। आप डिजिटली अकाउंट खोलते हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसकी चाहिए वो डिजिटली आप देते हैं। देखिए एक चीज़ आप समझें, जब से ये टेररिज्म हुई है और AML CFT के लॉज सख्त हुए हैं, ये पूरी दुनिया में है। ये जो अमेरिका, UK, इवन दुबई आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग ऑब्वियसली देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स कि यार आपके पास जो भी पैसा है वो कहाँ से आया है। यू नीड टू नो। आपके जैसे एक बंदा है, वो कहीं काम तो एक करियाना स्टोर का करता है, लेकिन उसके अकाउंट में पड़े हुए 50 करोड़ रुपए। तो वो स्टेट बैंक भी, एजेंसीज भी जानना चाहती हैं कि यार ये 50 करोड़ रुपए ठीक है आपके हैं, डिक्लेयर करें। हाँ कहाँ से आए। हाँ, ठीक है। दिस कॉल्ड योर KYC कि आप अपने कस्टमर का, आप जानते तो होंगे यार कस्टमर कौन है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसका आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि सबके फ़ायदे में है, नॉट ओनली द बैंक्स। जो कंज्यूमर है उसके भी फ़ायदे में है कि आपका एक वो दौर होते थे जब लोग बक्सों में पैसे लेके जाते थे और खैर कोई सवाल किए हुए पैसा डिपॉजिट हो जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी टू रेगुलराइज थिंग, ये अच्छी बात है। नहीं, ठीक है। तो चलें, एक तो ये हो गया कि हमारे पास जो यूज़र है कि वो कौन है, वो हमारा समहाउ द अदर नादरा से इंटीग्रेटेड है, और नादरा के पास प्रॉपर एक डाटाबेस है, और वो हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो नादरा के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो अगेन, सोर्स ऑफ इनकम इज़ ऑलवेज़, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा चीज़ है जिसको बैंक को शायद डीपली पेनिट्रेट करना चाहिए, बिकॉज लेटर हेड कोई भी बनवा सकता है यार। मतलब वो अब उसमें यह है कि वो चीज़ें कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसी वजह से मैं ये देखता हूँ कि SECP में भी, बिकॉज आई थिंक हमने भी उनको एक वो सजेशन दी हुई है SECP में भी। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो कि एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो जाती हैं, बिकॉज उनका वो होता नहीं है कि वो करने क्या जा रहे हैं, या इनका जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है उसमें वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता, एंड देन वो एज एन IT कंपनी डिक्लेयर होते हैं, बट बैक एंड पे कुछ और हो रहा होता है। वो फिर बाय टाइम पता चलता है जब बहुत सारे लोगों के साथ इशू होते हैं और वो फिर कंप्लेन करते हैं। सो इसको आप, मेरे ख्याल में रेगुलेटर्स को शायद इसमें हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होकर ये करना चाहिए कि इसको स्क्रूटनी करें के बजाय ये कि ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं। जैसे क्राउड फंडिंग का अलाउड नहीं है, बट शायद कहीं सैंड बॉक्स में उसको इन्वॉल्व कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। सो बैंक्स के लिए ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज कि वो इन चीज़ों को वो कैसे मैनेज करें, बट आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर KYC जहाँ पे वो पता चले कि अच्छा वो क्या कर रहा है, कौन से कस्टमर हैं, इनवॉइसिंग क्या हो रही है, क्या अमाउंट हो रही है, किसके पास क्या उसके रिसीवेबल्स हैं, और वो ज़्यादा डिफाइंड हो जाए। असल में देखें, जब आप आते हैं ना, उसकी जो अर्निंग साइड है, वो कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्ट, ऑब्वियसली जब आप बैंक लैंड करने जाता है तो ये सारी चीज़ें किक इन करती हैं। लेकिन अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आके अपना कंपनी अकाउंट खुलवाती है और वो बताते हैं कि जी हमारा
ये बिज़नेस है हमारा, ये टर्नओवर होगा। तो बैंक का काम है ये देखना कि यार उस कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है वो सही है। नहीं। हाँ आजकल तो एससीसीपी ने उसको डिजिटाइज कर दिया ना, आप ऑनलाइन ही उसकी वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हाँ। वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपने ये देखना है कि यार कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि जी मेरा टर्नओवर होगा लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन साल का 10 करोड़ रुपए। तो वो जो भी उसका रिलेशनशिप मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, वो ये देखता है कि यार अगर कंपनी किसी ऐसी जगह पे बैठी हुई है जहाँ पे कोई ढंग का ऑफिस भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि मेरा 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, वो एक सस्पेक्ट थोड़ा सा सस्पिशियस अच्छा। एक्टिविटी रेज करता है। तो बैंक यहाँ तक ही देखता है कि अच्छा यार ये 10 करोड़ कह रहे हैं तो एक अच्छी प्लाजे में ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, बिजनेस इनका सही है, तो ये देखना बैंक का काम है। हमें जब आप लैंडिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आप देखते हैं अच्छा यार आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, आपका बिजनेस टाइप क्या है, टर्नओवर क्या है, ये सारी चीज़ें फिर इन डिटेल जाती हैं। बट अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं समझता हूँ जो केवाईसी की चीज़ें हैं वो बैंक मेक श्योर सिर्फ इसलिए करता है कि कल को ये ना हो कि पैसा कोई और ग्रे मनी किसी चैनल से आ रहा है, गुजर हाँ। इस कंपनी से रही हो, तो ये बैंक यहाँ तक कर सकता है। एज फार एज डिजिटल बैंक्स आर कंसर्न, जो डिजिटल बैंक है दैट्स अ टोटली न्यू डोमेन। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जाएंगे तो जब अली पे ने एंड फाइनेंशियल ने डिसाइड किया था पाकिस्तान में एज अ पोटेंशियल मार्केट, जिसमें उन्होंने एक टेलीनॉर के साथ जो आई गेस वो किया था, प्लस उन्होंने एक शॉपिंग पोर्टल को भी एक्वायर किया था। जी ये सारा उसका हिस्सा था। दे वांटेड टू बी अ डिजिटल बैंक। ये बैक इन मेरा ख्याल है 2009 2010 ऐसा ही है कुछ। हाँ। उस वक्त से इसके ऊपर काम ऑब्वियसली चल रहा था। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंक्स के लाइसेंस इशू किए हैं। अब ऑब्वियसली डिजिटल बैंक जो है दैट्स अ प्योर बैंक विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रांचेस। तो आपने सारा कुछ, सारी प्रोडक्ट्स आपके डिजिटल हैं, आपका पूरा बैंक डिजिटल है। अब इस वक्त 5 एंट्रेंट्स हैं इसके अंदर। अभी देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ यूज केसेस दे आर गोइंग टू सॉल्व, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनल बैंकों ने, ब्रांचलेस बैंकिंग ने, EMI ने काफ़ी यूज केसेस तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं कि उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनकी लाइन होती है फॉर कंज्यूमर। सो अभी दैट मीन्स कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑब्वियसली कि यूज केस हमारा पाकिस्तान में क्या हो सकता है ब्रांचलेस बैंकिंग में। हम तो एज अ कंज्यूमर बात कर रहे हैं, मैं नॉट इवन एज अ बैंकर बात कर रहा हूँ, मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ कि अगर एक डिजिटल बैंक आता है तो मेरे पास ऐसा कौन सा यूज़ केस है जो आज कोई कमर्शियल बैंक या कोई कमर्शियल बैंक या कोई ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर या EMI प्लेयर सॉल्व नहीं कर सका और वो आगे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली येट टू सी। हाँ, एज़ फार एज दी B2B एरिया इज़ कंसर्न, तो वहाँ ज़ाहिरी बात है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं SME के अंदर, जो रिटेलर्स हैं उस शॉप के अंदर। हाँ, इधर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, बिकॉज देखें आपके पास एक तरफ वॉलेट है, दैट इज़ अ ब्रांचलेस बैंकिंग फॉर सम आवर हम कह सकते हैं। एंड देन डिजिटल बैंक्स आ गए, तो फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा फिनटेक में और डिजिटल बैंक में क्या डिफरेंस है? वो शायद मे बी आई डोंट नो लिमिट के इशूज़ नहीं होंगे या उसको एज ऑपरेट एज ए कन्वेंशनल बैंक अकाउंट ही किया जाएगा, बट होगा वो वही डिजिटल। तो हाँ, ये अभी येट टू रिवील है कि वो कौन से यूज़ केसेस हैं, लेट्स से टॉप 3 यूज़ केसेस जो ऑन द टेबल वो रखते हैं कि यार आप लोगों को हमारी तरफ इसलिए आना चाहिए और इधर नहीं आना चाहिए। देखते हैं। अच्छा, बैंक्स में एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बैंक्स हैं स्पेशली जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती है, इसके ऊपर अभी भी चैलेंजेस हैं, वो डिलेज होते हैं एंड देन यू नो द अदर थिंग्स एज वेल। क्या इस पर स्टेट बैंक वगैरह काम कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू मीट स्टेट बैंक एज वेल। इस पर हम काम हो रहा है, बैंक्स कर रही हैं जी, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। रास के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। अभी सऊदीया और UAE को ऑलरेडी पायलट में ले आए हैं। तो इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड आपका जो रेमिटेंस है वो भी रास के थ्रू आएगी। जैसे अब आपका P2P सारा रास पे शिफ्ट हो गया है तो आपका वो भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा, क्यों अभी प्रीवियसली कोई 1 महीना पहले वो एक सऊदीया से पेमेंट थी, इट वाज वेरी स्मॉल अमाउंट, और वो फिर बैंक ने होल्ड कर ली, मुझे नहीं पता। फिर वो ईमेल आई कि जी आपको बैंक आना पड़ेगा, आपको R फॉर्म फिल करना है, तो वो ब्रांच जाना पड़ा मुझे उसके लिए, बट यू नो मुझे समझ नहीं है कि हुआ क्या। वैसे आपस की बात है, कोई इशू ऐसा आता नहीं है, बिकॉज रेमिटेंस जो इनवर्ट रेमिटेंस है उसमें तो पाकिस्तान इज ऑलवेज वेलकमिंग। हाँ, जाहिर बात है कोई ना कोई इशू निकल आता है, जो रिसीवर होता है उसके कोई CNIC में मसला हुआ या कोई उसके प्रोफाइल में मसला हुआ। हमें एज ए यूज़र तो ऐसा लगता है कि बैंक चाहता ही नहीं है कि जी बाहर से पैसा आए, तो वो देखिए बैंकों की मजबूरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि AML CFT की वजह से बैंकों की मजबूरी है, वरना आप सोचे किसको पैसा आता हुआ अच्छा नहीं लगता। बट बैंक चाहते हैं कि यार हम कंप्लाइंट रहें, हम कोई सस्पिशियस बंदा हमारे नेटवर्क में एंटर ना हो सके, इसके लिए। सर इसका कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देखिए देयर इज लॉट्स ऑफ IT कंपनीज, IT एंड टेक्नोलॉजी में बहुत स्कोप है,
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जी आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस बढ़ें एंड अगेन द फ्रीलांसर्स एज वेल, फिर वो इकोसिस्टम बिल्ड हो। सो बैंक्स को मेरे ख्याल में इस तरफ अलाइन होना पड़ेगा जहाँ पे हमारी जो स्पेशली जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं इसको किसी तरह नहीं बिल्कुल मतलब बहुत एक हो रहा है, smooth अभी भी process। बैंक्स बहुत सी फिनटेक्स के साथ काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हर बैंक कर रहा है। और अभी जैसे मैंने कहा रास्ट के साथ जब ये आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो फिर तो सब कुछ सही। नॉर्मली अब क्योंकि हमारे पास फिनटेक वॉलेट्स भी हैं, फिर कन्वेंशनल बैंक अकाउंट्स भी हैं और अब तीसरा डिजिटल बैंक्स भी आ रहे हैं, क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? बिकॉज वॉलेट का तो हमेशा मेरे ख्याल में लिमिट होती है, शायद इसकी भी इजी पैसा की भी लिमिट है, अगर आपका लेवल 3 का है तो फिर 1 मिलियन का जो है वो है, बट कन्वेंशनल बैंक का कोई लिमिट का प्रोसेस नहीं होता है। तो यूज़ केस क्या है सर ये वॉलेट का? मतलब मैं क्यों अकाउंट भी रखूँ, इजी पैसा भी रखूँ, ये भी रखूँ, ये भी रखूँ? वाई शुड आई हैव लॉट्स ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स? देखिए जो आपका कन्वेंशनल बैंक अकाउंट है ना, ये तो आपका एजेस से सही है। चल रहा है। ब्रांचलेस बैंकिंग को लाने का मकसद ये था कि यार बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं जिनकी ना इतनी इनकम है और ना इतनी स्पेंडिंग है, सही है। कि उसको बैंक अट्रैक्ट करें। अगर आपको याद हो तो आज से 10, 15, 20 साल पहले बैंक जो है वो एक मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट रखते थे। आपने अकाउंट खोलना है हमारे पास तो आपने 20-25 हज़ार रुपये रखने हैं। अब एक बंदा है जिसकी टोटल तनख्वाह ही, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपये, तो वो 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से रखेगा? तो जो ब्रांचलेस बैंकिंग था वो उन्हीं लोगों को केटर करने के लिए था कि कम से कम यार उनके पास फाइनेंशियल एक्सेस तो आए, वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने के काबिल तो बने। दैट्स ऑब्वियसली ऑलवेज अ बिग स्टेप, जहाँ पे जिस वजह से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ पाकिस्तान उनको फाइनेंशियल एक्सेस मिला है। और आज के दिन पे अगर ब्रांचलेस की आप बात करेंगे तो उसमें जितने भी कस्टमर उनका एवरेज टिकट साइज़ वही है। मतलब मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई 1,000-1,200 रुपये एवरेज डिपॉजिट रेट होगा ब्रांचलेस बैंकिंग का। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो लोग हैं वो उनकी नीड्स वहाँ पूरी हो रही हैं। अगर किसी बंदे की 50,000 रुपये महीने की लिमिट भी वॉलेट पे है, इट्स मोर देन इनफ। अब आप सोचिए ना, एक जो लेबर क्लास है वो महीने में 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये कमाता होगा ना। तो अगर आपने 50,000 रुपये उसको लिमिट दी हुई है, दैट्स मोर देन इनफ। अब अगर कोई मजदूर है और वो कह रहा है कि मुझे महीने की 10 लाख रुपए की लिमिट चाहिए, तो एक क्वेश्चन रेज होता है ना कि यार अगर वो मजदूरी कर रहा है इनकम स्ट्रीम और वो टोटल कमाई 25-30 हज़ार रुपये रहा है, तो वो 10 लाख रुपए महीने के कहाँ से लाएगा? तो इस वजह से वॉलेट की छोटी लिमिट रखी गई है। और इन जो दुकानदारों वाला तबका था, जो माइक्रो SMEs थे, उनको केटर करने के लिए फिर EMI लाइसेंस आए। ओके। जहाँ पे था वो वॉलेट ही, लेकिन उसकी लिमिट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे 4 लाख रुपए तक की लिमिट है। अब अगर एक दुकानदार एवरेज दर्जे का, लेट्स से एक पान सिगरेट की शॉप है, तो उसके लिए 4 लाख रुपए महीना इज़ इनफ आई थिंक। उसको अगर एक EMI का वॉलेट उसने खोल लिया है तो वो अपनी फाइनेंशियल नीड सारी वहाँ से पूरी कर सकते सो यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन, 4 लाख की ट्रांजैक्शन? ट्रांजेक्शन। अच्छा। आप 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में रख भी सकते हैं, 4 लाख रुपए भेज भी सकते हैं, तो ये आपकी मंथली लिमिट। ओके ओके। फिर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरी दुकान है और मुझे चाहिए महीने का 20-25 लाख रुपए का टर्नओवर, तो आप जाके कन्वेंशनल बैंक के अंदर अपनी KYC कराएं और वहाँ अकाउंट खोल लें। तो ये आपकी 3 टाइप्स हो गई, ब्रांचलेस बैंकिंग वॉलेट, EMI वॉलेट और कन्वेंशनल अकाउंट। ओके। सो ठीक है, चलो आपको मल्टीपल उसमें आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, ओवरऑल बैंक्स को ये जो डिजिटल फ्रॉड का है, इसमें जो कंज्यूमर है उसको कितना कोई मतलब किन एरियाज़ में विजिलेंस रहना चाहिए, एंड देन बैंक्स को क्या क्या आप समझते हैं कि थ्रेट्स है स्पेशली विद कंज्यूमर बैंक्स? देखिए फ्रॉड्स आपको पता है हमेशा से ऑन द टेबल रहे हैं, चाहे डिजिटल बैंकिंग थी, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। हाँ डिजिटल बैंकिंग नहीं भी थी तब भी फ्रॉड्स ऑन द टेबल रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी काम पूरी इंडस्ट्री ने भी किया है। स्टेट बैंक ने भी सर्कुलर 4 निकाला है, वो स्पेशली केटर करने के लिए है इन डिजिटल फ्रॉड्स को। और मेरा ख्याल है कि आज इंडस्ट्री का कोई ऐसा बैंक नहीं होगा जिन्होंने बड़ा वास्ट डेवलपमेंट ऑन दी सर्कुलर 4 कंप्लाइंस नहीं की होगी, बिकॉज उसमें स्टेट बैंक बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर बैंक की किसी सिस्टम ग्लिच की वजह से किसी बंदे के साथ फ्रॉड हुआ तो बैंक इज़ लाइबल टू पे दैट अमाउंट टू, वो इंश्योर्ड में नहीं होती है। इंश्योर्ड में नहीं होती, वो बैंक की लाइबिलिटी है। ओके। अगर आपका कोई सिस्टम ग्लिच था जिसकी वजह से कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया तो बैंक इज़ लाइबल। और अगर बैंक का अकाउंट हैक होता है? देखिए बैंक का अकाउंट इंडिविजुअल का, बैंक का तो सिस्टम हैक होता है। नहीं, अगर लेट्स सपोज किसी इंडिविजुअल का हुआ, उसका वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो हैक नहीं होता, वो दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग।
Okay. इसके अंदर होता ये है कि लोग अपना यूज़र नेम भी दे देते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं। मतलब मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने घर को ताला लगाया और घर की चाबी किसी को दे दी और ख़ुद चले गए, तो अब वो घर के अंदर से पूरा सामान चोरी करके चला जाए तो उसमें किसी का तो वो कोई कसूर सोसाइटी नहीं। आप चौकीदार को तो नहीं पकड़ सकते। हाँ सही है। तो सेम गोज़ हेयर कि अब जो सर्कुलर 4 के बाद लोगों बैंक्स ने डेवलपमेंट की है उसके अंदर काफ़ी सारे कंट्रोल्स लगाए हैं। डिवाइस पेंडिंग है उसके अंदर, OTP ऑटो फैच है, डिफरेंट और कंट्रोल्स हैं। तो उसके साथ ये इम्पॉसिबल हो गया है कि आपको कॉल करके कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लेके अपनी मोबाइल ऐप में लॉगिन करके आपके पैसे निकाल ले। लेकिन अगर अभी भी किसी कस्टमर ने अपना मोबाइल दे दिया, अपनी ऐप खोल के दे दी, अपना यूज़र नेम पासवर्ड बता दिया और पैसे चले गए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बैंक्स कुछ नहीं कर सकते। बट वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता क्या? वो दोबारा उसको रिवर्स नहीं करवाया जा सकता? देखिए, एक टैट है उसके अंदर कि अगर 30 मिनट्स के अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया ओके। तो वो एज फ्रॉड रिपोर्ट होगा और फिर अगला बैंक बाउंड है उसको पैसे रोकने का। अच्छा। लेकिन देयर आर जेन्युइन केसेस ना, आप किसी दुकान पे गए और आपने वहाँ 2 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी और आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और बाहर निकल के आपने कॉल कर दी कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया। हाँ ये भी तो सिनेरियो होते हैं ना। हाँ। अब इसके अंदर जेन्युइन केसेस भी तो मसले में आएंगे ना। तो वो रेक्टिफाई बैंक फिर एग्जैक्टली तो वो फिर उसकी पूरी थॉरली जांच की जाती है कि यार जो कंप्लेंट कर रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या जैसे होता है कि आप पॉज पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और बाद में उसको डिस्प्यूट रेज कर देते हैं, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है। उसको देखा जाता है कि यार आपने ट्रांजैक्शन की है नहीं की है, स्लिप अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, और इवन CCTV कैमरे तक कि वो वेंडर निकाल के दे दिए, देखें जी आया था बंदा ट्रांजैक्शन करके गया। तो मैं समझता हूँ कि जो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर पहले भी जो हो रहा था वो यही हो रहा था कि लोग अपनी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करते थे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, आप किसी को नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूँ कंज्यूमर को ये बड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि अपना डेबिट कार्ड, अपना मोबाइल ऐप का यूज़र नेम पासवर्ड किसी से शेयर नहीं किसी करें। से शेयर ना करें। और फिर आपका आजकल जो आपका मोबाइल है वो आपकी फाइनेंशियल एंटिटी है। वो दौर चलेगा जब मोबाइल सिर्फ या कॉल के लिए इस्तेमाल होता था या या यूट्यूब पे SMS गानों के के लिए। अब आज के दिन में अगर पाकिस्तान में 100 मिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट्स हैं और टोटल आपके पास 160 मिलियन सिम्स हैं और कोई 100 मिलियन के करीब स्मार्टफोन्स हैं, तो इसका मतलब हर बंदे के पास ऑलमोस्ट एक मोबाइल वॉलेट है। तो अगर हर बंदे का मोबाइल इज़ फाइनेंशियल ऐप, तो उसको और विजिलेंस रहने की ज़रूरत है कि यार मैं अपना मोबाइल किसी को ना दूँ, अगर किसी को दूँ तो मेक श्योर करूँ कि उसको पासवर्ड लगा हुआ हो। अब मोबाइल में पासवर्ड लगाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी वाइफ मेरे मैसेज ना पढ़े, हाँ इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके फाइनेंशियल ऐप्स उसके अंदर हैं, हाँ, तो वो कोई भी एक्सेस करके उसको मिसयूज़ कर सकता है। सही। सर एस्क्रो किस स्टेज पे आता है? वहाँ पे क्या ये बैंक्स उसको यूज़ कर रही हैं और ये बाकी हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके लिए कितना यूज़फुल है? हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है? देखिए, एस्क्रो जो मैकेनिज्म है ना, वो ऑब्वियसली जो अगर आप पॉस्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन वही डिस्प्यूट के चक्कर में होता है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी वाले मॉडल की या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो वो जब तक एक पूरा फ्रेमवर्क नहीं बनता है विद द वेंडर्स, विद द गेटवे प्रोवाइडर एंड विद द इश्यूर, तो ये तीनों एक ट्राई पार्ट पूरा एक मैकेनिज्म बनेगा जहाँ पे जो बंदा चीज़ डिलीवर कर रहा है ही इज़ बाउंड कि जब तक बंदा सेटिस्फैक्ट्री ओके नहीं देता तब तक उसको पैसे रिलीज़ नहीं होंगे। तो आज के दिन में एज वी स्पीक तो वो नहीं है। हाउएवर उसके ऊपर काम हो भी रहा है, होना भी चाहिए। जैसे आपके सामने एग्जांपल है अली पे की टीमों की, अगर वहाँ पे आप कोई चीज़ लेते हैं, उसका डिस्प्यूट रेज करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि यार ये सर्विस मुझे बताई गई थी वैसी नहीं है, तो उनके पास एस्क्रो अरेंजमेंट है, वो वेंडर को पेमेंट रिलीज़ करते हैं आई बिलीव 30-40 दिन बाद उसके पैसे काट लेते हैं। लेकिन आज के दिन में ऐसा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर आप कोई जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर अगर वहाँ पे आप ऑर्डर करें तो आपने जब चीज़ ख़रीदी तो आपने पैसे जब ट्रांसफ़र कर दिए तो वो ट्रांसफ़र हो गए, मतलब बैंक फिर उसके पैसे वापस नहीं ले सकते। ओके सही। अच्छा, बैंक्स में नॉर्मली जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है उसकी क्या आपने एवोल्यूशन देखा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मार्केट को बहुत सिखाया है। मैं अक्सर लोगों को बताया करता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसने पाकिस्तानियों को डेबिट कार्ड यूज़ करना सिखाया, ATM यूज़ करना सिखाया।
जो मोबाइल टॉपअप कार्ड है हम्म उन्होंने लोगों को डिजिटाइज इस हद तक कर दिया था बहुत पहले कि लोग अपने मोबाइल ऐप के अंदर अपना स्क्रैच कार्ड खुद लोड कर लेते थे। हम्म इसी तरह से जो आपके फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपका फेसबुक है, जो आपका व्हाट्सएप है, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के, कि जब आप फेसबुक खोलते हैं तो हर बंदे को आइडिया है कि यार ये 4 चीज़ें सामने आती हैं। जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो हर बंदे को पता है कि यार हाउ इट वर्क्स। तो आप जितनी भी मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि मेनली उसके पीछे बैक ऑफ माइंड में यही 2 ऐप्स हैं कि ओके आपने मोबाइल ऐप खोली, आपके सामने आ गया। जैसे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स आते हैं हाँ कि यार ये आप कमल पे आपने क्लिक किया, मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया, वेरी हाँ सिंपल ना। अब अगर कोई कहे कि नहीं यार आप पहले व्हाट्सएप खोलेंगे, फिर कंपोजर उसके मैसेज पे फिर उसके जाएं तो अंदर आप सही फिर है। उसके अंदर आप जाएंगे, कमल का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, हाँ फिर वो जाके सर्च करेगा और लेके आएगा, तो कौन यूज़ करेगा हाँ व्हाट्सएप? कोई भी नहीं करेगा। हाँ सेम गोज़ विद मोबाइल ऐप्स आजकल, कि मोबाइल ऐप जब लोग खोलते हैं तो आपके सामने आना चाहिए। मतलब कोई इस चक्कर में नहीं पड़ता कि यार मैं वहाँ जाके क्लिक करूँगा, फिर सर्च करूँगा कि मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, तो आपके सामने हो जी, ये फ़ंड ट्रांसफ़र है, ये बिल पेमेंट है, ये टॉपअप है, ये मैंने डोनेशन देनी है, ये मैंने स्कूल की फ़ी पे करनी है, ये मैंने कार्ड की ट्रांसफ़र, तो वो सारा कुछ आपके सामने हो, जस्ट लाइक फेसबुक। तो वही एक्सपीरियंस लेके अगर आप जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं आप किसी को भी खोलेंगे तो आपको लगेगा कि यार बैक ऑफ माइंड में वही थिंकिंग चल रही है। तो दिस सिंपली, जैसे होता है ना, यू कैन नॉट इन्वेंट द व्हील अगेन। हाँ तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस अपनी ऐप की बेस पे चेंज नहीं कर सकते। उसको सिंप्लीफाई कर आप सकते हैं लोगों को ये नहीं कह सकते हैं कि यार तुम फेसबुक तो ऐसे यूज़ करोगे लेकिन मेरी मोबाइल ऐप तुम ऐसे यूज़ करोगे। उसकी एग्जांपल ये है, कोई कहे कि यार आपको मेरी मोबाइल ऐप यूज़ करने के लिए फ़ोन को उल्टा पकड़ना पड़ेगा। नोबडी इज गोइंग टू यूज़ योर मोबाइल सही ऐप है बिकॉज एक एक्सपीरियंस कस्टमर का जो है वो है। सही है आपकी जितनी, अब आप चाइना को देख लें तो उनकी मोबाइल ऐप फाइनेंशियल सबसे बड़ी वी चैट है। उसके रीज़न ये है कि हाँ वहाँ वी चैट की पेनिट्रेशन थी, तो बैंकों ने सोचा कि यार इसको डिज़ाइन ही वी चैट पे क्यों ना किया जाए। और अभी आप पाकिस्तान में देखें तो व्हाट्सएप बैंकिंग जो है वो हाँ स्टार्ट हो गई आहिस्ता है आहिस्ता हाँ हो रही है, इवॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है। और अभी आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद आपको लगेगा कि यार मोबाइल ऐप के बजाय सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो व्हाट्सएप पे हो रही है, बिकॉज व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ अब हमारे पाकिस्तानियों की जिंदगी लाइफ का में हिस्सा बन बन गई गई जी है, जो एक कम्युनिकेशन बेसिक नीड बन गई है। अगर आपका व्हाट्सएप लास्ट सीन कोई 1 घंटे का आ रहा है, जो अभी मेरा आ रहा होगा, तो लोग परेशान हो जाते हैं, यार खैर है 1 घंटे से व्हाट्सएप नहीं देखा, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो सेम गोज़ हेयर कि आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल ऐप्स जो हैं वो इवॉल्व करती करती अभी आ, पिछले 4-5 सालों में फेसबुक मैसेंजर के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देने की बातें ऑलरेडी चल रही हैं, ऑन द टेबल हैं। फेसबुक मैसेंजर के साथ चैट बॉट को इंटीग्रेट करने की बातें ऑन द टेबल हैं। व्हाट्सएप के साथ चैट बॉट ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं अल्टीमेटली उधर ही जा रही हैं कि यार कुछ ऐप्स होंगी जिनके ऊपर आप सारे काम कर रहे होंगे, फाइनेंशियल नीड्स भी वहीं से हो रही हैं, आपकी चैटिंग भी वहीं से हो रही है। सही। अच्छा सुहेल भाई ओवरऑल आप फाइनेंशियल सेक्टर में क्या ओवरऑल चैलेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में होते हैं। उस चैलेंजेस के ऊपर ज़ाहिर बात है, जहाँ कोई चैलेंज होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। कहीं कोई भी ऐसा चैलेंज दुनिया में नहीं होता जिसके अगेंस्ट कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बम्बास्टिक काम हो रहा है, हुआ है और आगे होने भी जा रहा है। अगले 5 से 50 साल जितनी बैंकिंग आपको नज़र आएगी वो डिजिटल बैंकिंग में होगी। कन्वेंशनल बैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता, आज नहीं तो 2 साल, 10 साल, 20 साल में इट्स गोइंग टू एंड। जो आपकी डिजिटल बैंकिंग है दैट इज़ गोइंग टू सर्वाइव। यही आगे फ्यूचर है। मैं आपको एग्जांपल उसकी छोटी सी ये दूं कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो दिल बी नो मैनुअल कार हाँ सही है। एक्सेप्ट द फार्मूला 1। हाँ अब फार्मूला 1 तो हम रोडों में चलानी नहीं है, हमने तो रोड्स पे यही वाली गाड़ी चलानी है, तो सिर्फ ऑटोमेटिक कार्स होंगी। तो अगर आप किसी बच्चे को आज मैनुअल कार सिखाना शुरू करेंगे तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको ऑटोमेटिक कार ही सिखाएंगे ना। सही। आज के बच्चे जैसे ही थोड़े समझदार होते हैं तो उनके पास आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो उन बच्चों के डीएनए में टेक्नोलॉजी है। आपको पता है ना, हर जनरेशन पिछली जनरेशन 10 साल बाय डिफ़ॉल्ट आगे होती है, जी बिल्कुल। और फिर वो जनरेशन जो पैदा ही मोबाइल फ़ोन के साथ हुई है तो वो ऑब्वियसली बहुत आगे है। मतलब जितनी एडवांसमेंट आज के दिन में हो चुकी है और हो रही है जिस तरह से तेज़ी से, मतलब जो हम हैं, हम एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने बिल्कुल वर्स्ट टाइम भी देखे हुए जिस पर टेक्नोलॉजी थी ही नहीं,
और हमने वो टाइम भी देखे हैं जहाँ आज टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है, जबकि हमारे बच्चों ने सिर्फ वो टाइम देखा है जब टेक्नोलॉजी थी, जब टेक्नोलॉजी है हाँ। तो वो वहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं। तो जाहिर बात है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक दिन मैं एक चेक लिख रहा था, मैंने किसी को पेमेंट करनी, तो मेरी बेटी ने पूछा कि बाबा व्हाट इज़ दिस, तो मैंने कहा बेटा दिस इज़ चेक। चेक क्या होता है? तो मैंने कहा चेक होता है बेटे इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू पे। सही मैं लिख के देता हूँ तो बैंक उसको पैसे, तो कहती है यू मस्ट बी जोकिंग बिकॉज मुझे पता है कि आप कैश चाहिए आपको, तो आप ATM पे जाते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं, अदरवाइज आपने किसी को भेजने तो आप मोबाइल ऐप से भेज देते हैं। तो हमारे बच्चे ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं हमसे। तो जितनी भी बैंकिंग आगे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के अराउंड होगी, आपके गैजेट्स के ऊपर होगी, आपके वेयरेबल्स के ऊपर होगी, आपकी जो मेटा ग्लासेज हैं उनके अंदर होगी। सही, बल्कि बिल्कुल सही। अभी कुछ बैंक्स हैं तो मेटा के अंदर अपनी ब्रांचेस ऑलरेडी खोल दी हैं। जी, मैंने सुना तो था। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, तो एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ कि अगले 5 से 50 साल सारी आपकी बैंकिंग डिजिटल के अंदर है। सो अब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने कैश को कैरी करना छोड़ दिया है और बहुत सारे पॉस के ऊपर जो है वो आपका जो GST है उसमें भी आपको कार्ड यूज़ करने पे जो है वो 5% लगता है, बाकी कैश पे 15% आई गेस लगता है। एब्सोल्युटली राइट। और जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑब्वियसली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सोहेल भाई, आप आए और आपने यहाँ पे किया। हमारा एक छोटा सा वो होता है जहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग इस तरह का एक सीगमेंट भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि आपने बताया कि फैमिली आई गेस लाहौर में होती है, तो कैसे ट्रैवल शैवल सब यहाँ पे फिर काम इधर कैसे मैनेज करते हैं? यार असल में ना मेरी रूटीन 2017 से सेट हो गई थी। आई गॉट मैरिड 2006 और तब से लेके 17 तक आई वॉज विद फैमिली, माई वाइफ एंड किड्स, हम इकट्ठे ही रहे। बट 17 में आई वेंट टू इस्लामाबाद, फैमिली वाज इन लाहौर। तो मेरी बेटियां जो है वो माशाल्लाह पैदाइशी लाहौरी हैं, तो आपको पता है जो बंदा एक दफ़ा लाहौर रह ले वो फिर और कहीं नहीं रह सकता। तो दे रिफ्यूज़ टू मूव टू इस्लामाबाद, ऑल्दो उनके जो नानो हैं वो इस्लामाबाद अच्छा, से ही हैं, अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हमने लाहौर में ही रहना है। तो आई यूज़ टू ट्रैवल एवरी वीक फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। तो उससे एक आदत बन गई कि यार ये भी लाइफ होती है। फिर अब जब कराची आया तो कराची ऑब्वियसली इज़ अ टोटली न्यू वर्ल्ड, मतलब तो बच्चों ने कराची भी रिफ्यूज़ कर दिया मूव होने से। तो अब मेरी रूटीन यही है कि मैं ऑल्टरनेट वीकेंड पे लाहौर जाता हूँ। अच्छा। तो आई ट्रैवल ऑन फ्राइडे और संडे को वापस। और यहाँ की जो लाइफ है वो कोई इतनी सोशल नहीं है। आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। नेशनल बैंक का अपना स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी है, अच्छा। स्नूकर भी है, तो कभी कभी वहाँ भी जाता हूँ। उसके अलावा मुझे खाने पीने का बड़ा शौक़ है। तो किस तरह के खाने पसंद करते हैं? यार हर किस्म के जो भी अच्छे हों, देसी? देसी भी, अच्छा। चाइनीज़ भी, इटालियन भी, सारे। तो वो रेस्टोरेंट्स में टाइम गुजर जाता है। वीकेंड्स के ऊपर मैं बड़ा शौकीन हूँ सी साइड का, अच्छा। तो मैं किसी न किसी बीच पे चला जाता हूँ। सही। तो इस तरह से। और रहने के लिए कौन सी प्लेस है जो आपकी सबसे प्रेफरेंस है कि जी मैं ये जगह मिल जाए तो अच्छा है रहने के लिए? सिटी? लाइक सिटी? हाँ। यार आई लव लाहौर। अच्छा। हाँ। ओके। लाहौर इज़ अ ग्रेट सिटी। लाहौर में आप बोर नहीं होते। बड़ी हैपनिंग सिटी है ना? हाँ हैपनिंग सिटी। हाँ। मतलब लाहौर में आप कभी बोर नहीं होते। तो लाहौर, खाने अच्छे हैं। हाँ दोस्त यार अच्छे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं लाहौर जाता हूँ तो मेरा इसके अलावा कोई काम नहीं होता कि मैं दोस्तों से मिलता हूँ और खाने खा रहा होता हूँ। ट्रू दैट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो थैंक यू सो मच सोहेल भाई, आप आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम स्पेंड किया। अब आपको दोबारा भी जहमत देंगे किसी और पॉडकास्ट के ऊपर भी। सेम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट। थैंक यू।